गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपोजिशन स्कीम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम में हमने एलिजिबिलिटी देखी थी पहले कि जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए से कम है या 1.5 करोड़ रुपए के बराबर है, वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट है 75 लैक्स एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू कश्मीर। वहां पे लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ की। ओके, फिर हमने 6 कंडीशन और देखी थी डिस्क्वालिफिकेशन है बेसिकली वो कि जो लोग एलिजिबल नहीं है या क्वालिफिकेशंस बोल सकते हो कि ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। नॉट इंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ही इज नॉट अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कोई ऐसे गुड्स नहीं बेचता है जिसमें जीएसटी लगता ही ना हो, जीएसटी नॉन लेविएबल गुड्स नहीं बेचता हो, ठीक है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज नहीं देता हो, फिर मैन्युफैक्चरर नहीं हो स्पेसिफाइड गुड्स का, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एडिटेड वाटर एंड फ्लाई ऐश ड्रिंक्स, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर ना हो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में हमने प्रोविजन देखा कि 10% एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज तो है ही, उसके अलावा 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर उतना आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और कोई कंडीशन थी? ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, जो क्वालिफिकेशंस डाली थी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आए, सुझाव आए, सजेशंस आए कि जो आपने कंडीशन डाल दी कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेच सकते सामान अगर कंपोजिशन स्कीम में है, तो हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर गुड्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनके थ्रू सेल होते हैं, मिंत्रा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर इन चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अमेंड किया। और देखो यहाँ दोनों प्रोविजन आमने सामने है। बोला पहले था कि गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं दे सकते आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अब गुड्स को काट दिया है, मतलब अगर आप गुड्स बेच रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो भी अब आप एलिजिबल हो टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। पहले गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ ले आती है, फिर समझ में आता है ये दिक्कतें लॉ में, फिर वो उसको सुधारती है। वैसे ही है, पहले लॉ ले आए, फिर समझ में आई ये दिक्कतें हैं तो उसको सुधार दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। समझ में आया? नहीं, काटनी नहीं है, उसमें गुड्स नहीं दे सकते, सर्विसेज तो अभी भी ब्लैक लिस्टेड है, मतलब सर्विसेज अभी भी नहीं दे सकते आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। गुड्स बेच सकते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो गुड्स बस काटा है, सर्विसेज नहीं काटा है। वो जो मतलब 10% का टर्नओवर या 5 लाख, हाँ, उतना सर्विसेज आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं दे सकते। क्लियर है ये? तो वहां जहाँ क्वालिफिकेशंस लिखी है वहां लिख लो रेफर पेज 3.84, इसको साथ में पढ़ना है। रेफर पेज 3.84। अब कल हमने टर्नओवर की डेफिनेशन लिख ली थी, टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, रिलेटेड सप्लाईज, नॉन जीएसटी सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, स्टेट सप्लाईज of persons having different pen, हाँ, of सॉरी सेम पेन, एंड एक्सक्लूड क्या करता है, दो चीजें, पहला इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, और दूसरा जीएसटी, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करना है टर्नओवर, ये टर्नओवर, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन 1 पे आते हैं। Taxpayer Todaram is a manufacturer who has opted for composition levy for goods। पहली बात, मैन्युफैक्चरर ऑप्ट कर सकता है स्कीम में कि नहीं? मैन्युफैक्चरर कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, अदर देन वो 4-5 प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, तो जब तक दिया ना हो अज्यूम नहीं करना कि वो उसका मैन्युफैक्चरर है। Having one unit A1 in UP and another unit A2 in MP, दो यूनिट है, एक एमपी में एक यूपी में,
टोटल टर्नओवर पिछले साल उसका 115 लाख था, ठीक है। Turnover of units A1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively. Compute the amount payable under composition levy under section 10 subsection 1 and 10 subsection 2 of CGST Act 2017 by तुलना। तो अब कंपोजिशन लेवी के लिए सबसे पहले वो एलिजिबल है या नहीं है, ये बताओ। पिछले साल उसका टर्नओवर 115 लाख था, 1 करोड़ 15 लाख। स्टेट से एमपी और यूपी। एलिजिबल था कि नहीं था? क्यों था? 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो इस साल उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली। इसमें लिखा ना अमाउंट पेपर अंडर कंपोजिशन ले ली, बताना है आपको। तो इस साल कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है। इस साल का टर्नओवर कितना है अभी तक का? 15 लाख रुपए। फर्स्ट क्वार्टर का कितना है? 15 लाख रुपए। 5 लाख और 10 लाख। तो मैन्युफैक्चरर को कितने परसेंट टैक्स देना है? प्रिस्क्राइब रेट क्या है? 1% सीजीएसटी। प्रिस्क्राइब रेट मतलब मैक्सिमम रेट नहीं, प्रिस्क्राइब रेट। 1% जीएसटी। हाँ, 1% जीएसटी। एप्लीकेबल रेट क्या है? 1% जीएसटी। और सीजीएसटी कितना? 0.5%। तो 1% निकालो, इसका कितना आएगा? 15 लाख का 1% आएगा 15,000 रुपए। तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा उसको? 15,000। 5,000 रुपए यूपी में और 10,000 रुपए एमपी में। क्लियर है क्या? समझ में आए? तो ये लिखा है यूपी में 5,000 और एमपी में 10,000, टोटल 15,000। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। टैक्सपेयर तोलाराम मैन्युफैक्चरर है who has opted for composition levy for goods मतलब स्कीम नंबर 1 ऑप्ट की है। having one unit A1 in अरुणाचल प्रदेश। एक यूनिट A1 अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरा यूनिट एमपी में है। टोटल टर्नओवर दोनों यूनिट्स का 115 लाख रुपए, 85 लाख प्लस 30 लाख। अब बताओ कि वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एक यूनिट उसका अरुणाचल प्रदेश में है, एक यूनिट उसका मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश मतलब क्या? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो अब लिमिट 1.5 करोड़ लगेगी या 75 लाख रुपए लगेगी? एक यूनिट एमपी में है, एक यूनिट अरुणाचल प्रदेश में है, तो लिमिट कौन सी लगेगी? तो लिमिट 75 लाख लगेगी, लोअर ऑफ द टू। लिमिट क्या लगेगी? लोअर ऑफ द टू। समझो अगर हायर लगती तो हर कोई क्या करता, जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है वो एक छोटी सी ब्रांच जिसका 0 टर्नओवर है वो एमपी में खोल लेता, वेस्ट बंगाल में जाके खोल लेता, ताकि उसको 1.5 करोड़ का लिमिट मिल जाए। तो मिसयूज हो जाएगा ना एक का। तो अगर आपकी एक भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है एक्सेप्ट हज, तो आपके लिए लिमिट क्या लगेगी? 75 लाख। अभी ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। हाँ, भले ही दूसरा यूनिट नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन आपने अगर एक यूनिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में खोल लिया है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के प्रोविजन लगेंगे। सेम विथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, मैं अभी आगे शायद हो सकता है रजिस्ट्रेशन में आ जाए, नहीं आता तो लिखवा देता हूँ। Taxpayer Bolaram is a trader who is opted for composition levy of goods of both taxable and exempted goods. Goods exempted by way of notification. ये exempted goods की definition दे दी है। It has one retail showroom in Punjab and another retail showroom in Rajasthan, both selling taxable as well as exempted goods. दोनों normal category states हैं। Total turnover including taxable and exempted goods of two showrooms was 115 लाख। तो क्या वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए? क्यों है? 1.5 करोड़ से कम है, और पंजाब और दोनों स्टेट जो है वो नॉर्मल कैटेगरी है, राजस्थान। अब इस साल क्या हुआ? 15 लाख टर्नओवर है, 5 लाख टैक्सेबल गुड्स का, 10 लाख एक्सेप्टेड गुड्स का। दूसरे शॉप में 20 लाख टर्नओवर है, 10 लाख टैक्सेबल गुड्स का, 10 लाख एग्जेम्प्टेड गुड्स का, ठीक है। तो कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा और कितना लगेगा?
पहले राजस्थान का बताओ, राजस्थान में कितना टैक्स लगेगा? A2, राजस्थान A2 यूनिट है। यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है दोनों का, A1 और A2 दो शोरूम में। अपन A1 A2 की जगह उसको यूज कर लेते हैं पंजाब और राजस्थान। एक पंजाब में है, एक राजस्थान में है। टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर पंजाब में 10 लाख है और यहाँ पे भी 10 लाख है। एग्जेम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है। ठीक है, अब आपको बताना है कंपोजिशन में टैक्स ट्रेडर के ऊपर किस पे लगेगा। 15 लाख पे पंजाब में किस पे लगेगा, 15 लाख पे कि 5 लाख पे कि 10 लाख पे? तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1% लिखा है, तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1% मतलब 15 लाख, 10 लाख का 1%, 10,000। ठीक है, लैक्स में ये। और राजस्थान में कितना लगेगा? 20 लाख पे कि 10 लाख पे? 10 लाख पे 1% विच इज 10,000। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स लगता है और मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल टर्नओवर पे टैक्स लगेगा। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। 5 लाख टैक्सेबल था, ये 10 लाख था। 5 लाख टैक्सेबल गुड्स और 10 लाख एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो 5,000 और 10,000 टोटल कितना लगेगा? 15 लाख। ठीक है, क्या बोला? देखो लगता है। हाँ, नेक्स्ट ये वाला सेकंड स्कीम का है क्वेश्चन। Ram Sevak is engaged in supply of goods. His turnover in the preceding financial year 60 lakh. So since his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for composition scheme of goods. कितनी सर्विसेज दे सकता है? तो 6 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो 6 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकता है। तो 6 लाख को भी 1%। हाँ, टोटल टर्नओवर को पे करना। Measures United Electronics, a registered dealer, is supplying all types of electronic appliances in the state of Karnataka. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 lakhs. The firm also expects to provide repair and maintenance services of such appliances from the current financial year. पहला, आपको एग्जामिन करना है whether the firm can opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2) for the current financial year, as the turnover may include supply of both goods and services. If yes, up to what amount the services can be supplied? सबसे पहले पूछ रहा है कि करंट ईयर में क्या वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है क्या? यस, यस। करंट ईयर में वो गुड्स और सर्विसेज दोनों देने वाला है। yes, तो क्या फिर भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है क्या? गुड्स वाली हाँ, तो कर सकता है। और सर्विसेज कितने रुपए तक की प्रोवाइड कर सकता है वो? 10% ऑफ टर्नओवर। हाँ, तो कितना था टर्नओवर पिछले साल का? 120 लाख। हाँ, 12 लाख। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, the registered person opting for composition scheme under section 10(1), 10(2) can also supply services up to 10% of 5 lakh, whichever is higher. तो 12 लाख रुपए तक दे सकता है। ठीक है,
ये सिर्फ हिंट्स दिए हैं, मतलब वो तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना है। अगर सपोज 2 मार्क का आंसर, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिख दो, चल जाएगा। 4 नंबर का है, पहले आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए टर्नओवर की लिमिट क्या है इस फाइनेंशियल ईयर में। फिर सर्विसेज भी दे सकता है, वो प्रोविजन लिखना पड़ेगा। फिर 10% तक दे सकता है या 5 लाख रीचेबल है, वो प्रोविजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि इन द गिवन क्वेश्चन यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्नओवर 130 लाख रुपए है, स्टेट ऑफ कर्नाटका है, विच इज अ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, विच इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो he is eligible to opt for composition scheme, and a composite dealer can also provide services up to the specified limits. The limits are so and so 120 lakhs at 10% per year. तो 4 मार्क का क्वेश्चन में फिर इतना लिखना पड़ेगा। Subramanian Enterprises has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places is 120 lakhs. It wishes to pay tax under composition levy under section 10(1) and 10(2) for one of the places of business for the current financial year, while continuing paying under normal levy for other. You are required to advise Subramaniam Enterprises whether he can do so. आपको उसको एडवाइस देनी है कि क्या वो ऐसा कर सकता है, 1 यूनिट में कंपोजिशन लेवी, 1 यूनिट नॉर्मल। तो कंपोजिशन लेवी लेना है तो सारे यूनिट्स पे लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सुब्रमण्यम से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Determine whether the supplier in the following cases are eligible for composition levy, provided their turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 crore. Mohan Enterprises is engaged only in trading of pan masala in Rajasthan and registered in the same state. क्या वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? ये एलिजिबल है कि नहीं? भाभ्या एलिजिबल है कि नहीं? क्यों? करेक्ट। तो पान मसाला इसलिए दिया है क्योंकि मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं है, ये ट्रेडिंग करता है तो ये एलिजिबल है। Sugam manufactures a registered office in Punjab and Haryana and sell goods manufactured by it in the neighboring states. क्या ये एलिजिबल है? But supply को allow मुझे आउटपुट सप्लाई करना वेंडर्स मैन्युफैक्चर पर नहीं सर, नहीं आउटपुट इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता, इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई नहीं कर सकता, तो ये दूसरे स्टेट में माल बेच रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। A person availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in Haryana during a financial year crosses the turnover of 1.5 crore in the month of December. Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year till 31st March? Please advise. अगर मेरा टर्नओवर इस साल 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो जिस दिन 1.5 करोड़ क्रॉस किया उसके बाद क्या कंपोजिशन स्कीम में बने रह सकता हूँ क्या? तो उस दिन मुझे भगा देंगे कंपोजिशन स्कीम से, तो मुझे नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में टैक्स को पे नहीं कर सकता। ही विल नॉट बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर रिमाइंडर ऑफ जिस साल एक्सीड करेगा जो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है, 1.5 करोड़ की जो लिमिट है उस तक तो कंपोजिशन नहीं, उसके बाद नॉर्मल अगर लिस्ट बिना ठीक। नेक्स्ट, Sultan and Sons, a partnership firm based in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of taxable product P and product Q exempt by way of a notification only within the state of Maharashtra. दो प्रोडक्ट बेच रहा है, P टैक्सेबल है, Q exempt है। एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 130 लाख है,
firm wishes to opt for composition scheme under subsection 1 and 2. 1 and 2 मतलब scheme number 1, ठीक है, of section 10 in the current financial year. However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the said scheme. Discuss. मतलब अकाउंटेंट महाशय का कहना है कि भैया आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हो, इसलिए आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्या अकाउंटेंट सही है? एलिजिबल। तो कल आपने बताया कि अगर ज्यादा एग्जाम गुड्स बेचते हैं तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर एग्जाम वो तो करना नहीं चाहिए, अलग बात है। एलिजिबिलिटी की बस पूछ रहा है ना, वो नहीं एलिजिबल है, ठीक है, तो अकाउंटेंट गलत है। एग्जेप्टेड गुड्स बेच रहे हो फिर भी आप एलिजिबल हो। नॉन जीएसटी लेविएबल गुड्स नहीं बेचनी चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम वाला कैसे सामान बेच रहा है। सपोज यहाँ पे मिस्टर राम है जो नॉर्मल स्कीम में है, और मिस्टर श्याम है जो कंपोजिशन स्कीम में। ये दोनों मिस्टर भरत से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं। मिस्टर भरत भी नॉर्मल स्कीम में है, ठीक है, मिस्टर भरत से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स थे 5,000 रुपए के, उसमें 900 रुपए जीएसटी लगा, टोटल 5,900, ठीक है। राम के लिए कॉस्ट क्या होगी? ये गुड्स जो राम ने खरीदे उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? 5,000। क्यों? क्योंकि 900 रुपए का उसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 5,000। भरत श्याम के लिए कॉस्ट क्या हुई? 5,900। प्रॉफिट 10%, सपोज 500 रुपए, या प्रॉफिट फिक्स अमाउंट 500 रुपए तो उन्होंने चार्ज किया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस बन गया 5,500 और इसका सेलिंग प्राइस बन गया 6,400। अब क्योंकि ये नॉर्मल उसमें रजिस्टर्ड है तो ये जीएसटी भी चार्ज करेगा। कितना हो गया? 5,500 का 18%, 990 रुपए, तो टोटल कितने में गुड सेल करेगा? 6,490। ये बेचारा 1% टैक्स इसको कलेक्ट करना है तो ये अपने प्रॉफिट में ही ऐड कर लेगा, इसके प्रॉफिट में ही मैंने ऐड कर दिया 65 रुपए, जो ये टैक्स जेब से देना है इसको, ताकि प्रॉफिट दोनों का सेम रहे, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है किस स्कीम में फायदा है, नॉर्मल स्कीम में कि कंपोजिशन स्कीम में? कंपोजिशन में। क्यों? कम टैक्स आता है इसलिए। नॉर्मल स्कीम में फायदा है क्योंकि आप 55 से ही आर्थिक तौर पे 990 का क्रेडिट मिलेगा सामने। हाँ, तो आंसर डिपेंड करता है। सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी? रजिस्टर्ड है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी? यहाँ पे कॉस्ट आएगी 5500 और यहाँ कॉस्ट आएगी 6,465। तो वो कभी भी शाम से खरीदना पसंद नहीं करेगा माल, वो हमेशा किससे पसंद करेगा खरीदना? शाम से। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर लेकिन मेरा बायर जो है, मेरा बायर जो है मेरा बायर जो है वो अगर अनरजिस्टर्ड है, बायर इज अनरजिस्टर्ड,
तो कॉस्ट कितनी आएगी? 6490 और 6465। तो वो किससे खरीदना पसंद करेगा? कंपोजिशन से। ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करना एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है। अभी ये समझ में आया कि अगर बायर मेरे रजिस्टर्ड है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है बायर, और बायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो कंपोजिशन स्कीम लेना बेहतर है। ठीक है। अब सपोज इसका प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट 2000 रुपए कर देते हैं। 80 रुपए, क्योंकि 1% इसको जेब से करना पड़ेगा। ठीक है। अब बायर रजिस्टर्ड है तो कॉस्ट कितनी आएगी? 7000, और इस केस में 7980। तो अभी भी बायर किससे लेना पसंद करेगा? नॉर्मल से। पिछले केस में भी नॉर्मल से लेना पसंद कर रहा था। अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो अभी भी कौन फायदा है? कंपोजिशन स्कीम वाले फायदे में। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम से लेना पसंद करेगा, इससे लेना पसंद नहीं है। ठीक है। ये एग्जांपल और देते हैं। ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है। ठीक है, इस केस में तो रजिस्टर्ड वाला तो अभी भी मुझसे ही खरीदेगा, तो आराम से, मतलब शाम से नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो अब देखो, उस केस में भी वो किससे खरीदेगा? रजिस्टर्ड वाले से करेगा, नॉर्मल स्कीम में कंपोजिशन वाले से नहीं खरीदेगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ होगा? डिसीजन चेंज क्यों हो गया इस वाले सिनेरियो में? प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसलिए कोई भी अगर पर्सन आता है आपके पास एडवांस लेने कि मुझे कंपोजिशन स्कीम लेना है या नहीं लेना है, दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस बट प्रैक्टिकल पर्पस। कोई भी आता है आपके पास एडवाइस देने की कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। वो 6-7 कंडीशंस। क्वालिफाइड नहीं है तो ले ही नहीं सकता। क्वालिफाइड अगर है तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको लेना है या नहीं लेना है। अगर वो 6-7 कंडीशन में क्वालिफाई करता है वो, तो अब उसके पास ऑप्शन है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। तो अब आप उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछोगे। पहला क्वेश्चन आप पूछोगे कि तुम जिसको माल बेच रहे हो, मोस्टली वो लोग रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है? वो बोलेगा वो सारे लोग रजिस्टर्ड हैं या ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड हैं। तो आप बोलोगे उसको कि आप कंपोजिशन स्कीम मत लो, क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, कोई भी तुमसे सामान, समझ रहे हो?
एक डिसीजन से बिजनेस कितना ज्यादा हैम्पर हो जाता है, बिजनेस ही बंद हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? इतनी महंगी हो जाएंगे आपके गुड्स, सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा तो खरीदेगा ही नहीं। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा तो सारा गुड्स रिटेलर मतलब कस्टमर्स देते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो आप उसको प्रॉफिट मार्जिन पूछोगे और ऐसा एक कंपैरेटिव चार्ट बना के देखोगे कि क्या उसके लिए कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद है या नहीं। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा डिसीजन। What is the nature of your buyers, whether they are registered or not? Second, what is your profit percentage and rate of goods on your product? हर रेट ऑफ गुड्स के लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट है। चलिए 18% लिया हमने, तो उसके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा कि 3 4 5% अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको नॉर्मल स्कीम बेटर है, उससे ज्यादा प्रॉफिट है तो कंपोजिशन स्कीम बेटर है। 28% के लिए अलग। पलक अपने पलक कुछ कहो। गुड सिमर फॉर क्लियर है सबको? अब आते हैं स्कीम नंबर 2 में, कंपोजिशन स्कीम की। स्कीम नंबर 2 सेम है बिल्कुल, दो तीन चेंजेस है बस, वो बस याद रखना है हमको। सबसे पहले ये स्कीम बनी है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ टर्नओवर की लिमिट है 60 लाख रुपए। ठीक है, टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 60 लैक्स। वहां थी 1.5 करोड़, 75 लाख। यहाँ टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 60 लाख रुपए। ठीक है। एक बार वो जो मैंने बताया था पॉइंट स्टेट वाला, वो लिख लो। एक क्वेश्चन कि अलग अलग स्टेट में होता है तो क्या करेंगे। नोट लिख लो, नोट। इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड इन, if a person is registered in, if a person is registered in both a normal category state and a special category state, if a person is registered in both a normal category state and a special category state, then the threshold, the threshold of turnover will be 75 lakhs and not 1.5 crores. Will be 75 lakhs and not 1.5 crores. Will be 75 lakhs and not 1.5 crores. ठीक है। इसमें क्लियर समझ में आ गया? एक अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, एक दूसरे स्टेट में, तो लिमिट है 75 लाख। ये रीड कर लेना एक बार 2A।
हाँ 50 सॉरी गलती 60 हो गया, 50 लाख का टर्नओवर इसमें, रेट 6% है और टर्नओवर लिमिट 50 लाख है। Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to provisions of subsection 3 and 4 of subsection 9, section 9, मतलब ऊपर जो लिखा है exact copy pasted है, a registered person not eligible, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्कीम नंबर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्कीम नंबर 1 के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो उसी में जाओ, इसमें आने की जरूरत नहीं है। और इसमें आएगा ही क्यों इंसान, वहां 1% टैक्स देना है या 6% टैक्स देना है। अगर मैं सपोज रजिस्टर्ड होना चाहूँ, मैं सीए हूँ, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या मैं स्कीम नंबर 1 के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं, क्योंकि स्कीम नंबर 1 किसके लिए है? गुड्स के लिए, सप्लायर, गुड्स सप्लायर के लिए। तो मैं क्या ऑप्ट करूंगा? स्कीम नंबर 2। अगर मैं स्कीम नंबर 1 के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं स्कीम नंबर 1 ही ऑप्ट कर सकता हूँ, 2 ऑप्ट नहीं कर सकता। 2 किन के लिए है? जो स्कीम नंबर 1 ऑप्ट नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली भी वही लोग ऑप्ट करेंगे जो स्कीम नंबर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या तो यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 50 लाख। यहाँ भेदभाव नहीं किया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो या नॉर्मल कैटेगरी स्टेट हो, सबके लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपीज। मे ऑप्ट टू पे मतलब ऑप्शन है, नॉट एक्सीडिंग 3%, तो 3% के आगे लिख लो सीजीएसटी है, तो जीएसटी का कितना हो गया? 6%। 3% क्या है? सीजीएसटी, तो जीएसटी कितना हो गया? 6%। ठीक है, अब से आप कोई भी सामान खरीदते हो, कोई भी सर्विसेज लेते हो, तो उसका बिल जब आप लेते हो ना, तो उसको संभाल के रखो और उसमें देखो कि क्या जीएसटी रेट लगा है, क्या क्या चीजें लिखी है बिल में, तो वो सब आगे आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ पाओगे। तो आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा क्यों किया है, इस पे क्यों जीएसटी नहीं लगाया, इस पे क्यों लगाया। तो जब भी आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, कोई दोस्त खरीद रहा है, उसको बोलो कि भाई बिल मुझे भेज दो, बिल की फोटो। ठीक है, उसमें देखो क्या जीएसटी नंबर सामने वाले ने लिखा है अपना, जीएसटी कितना लगाया है, ठीक है, कंपोजिशन में है कि नॉर्मल स्कीम में है। फिर इसमें भी वही चीजें हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल वाले नहीं है, इंटर स्टेट वाले नहीं है, engaged in making any supply of goods or services, तो यहाँ गुड्स काट दो, गुड्स और काट दो, गुड्स और ये दोनों वर्ड काट दो। सिमिलरली ऊपर भी 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, इसमें भी गुड्स और ये काट दो, तो याद रहेगा आपको 10(2)D, यहाँ पे ये गुड्स और ये दो वर्ड काटने हैं पेन से, ये अमेंडमेंट है। क्लियर है? हाँ, ये दोनों में अमेंडमेंट है, नहीं पीछे लिखा है देखो। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड, ठीक है, वो भी एलिजिबल नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एलिजिबल नहीं है। एक पैन में एक पर्सन ने ये ले लिया तो सबको लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस करेगा या 50 लाख क्रॉस करेगा, एक्सपायर हो जाएगा और आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 10 सेक्शन 3, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नई स्कीम का सेक्शन है 2A, ये याद रखना 2A। ठीक है, 10 सबसेक्शन 2A लिखा होगा, बस ये नहीं लिखा होगा स्कीम नंबर 2, ये लिखा होगा 10 सबसेक्शन 2A। 2A मतलब अलग से इंसर्ट किया गया है, ये पहले नहीं था एक्ट में।
हाँ क्यों लिखा हुआ है सच गुड्स, मतलब आपने सर्विसेज की बात की। करेक्ट। तो वैसे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जैसे यहाँ हर जगह गुड्स लिखा हुआ है, ऑल्दो रेलेवेंस नहीं है। क्या यहाँ पे लिखा है, पूरा पढ़ोगे अगर ऊपर से, कि जो लोग स्कीम नंबर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो स्कीम नंबर 2 के लिए एलिजिबल है। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, एम आई एलिजिबल फॉर स्कीम नंबर 1? तो मैं स्कीम नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो गया। यहाँ पे ये नहीं लिखा ना कि सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो इसलिए उसको बाहर किया। समझ रहे हो? लॉ हमेशा नेगेटिव सेंस में बनता है, ठीक है। जो भी ये स्कीम लेगा वो इनपुट टैक्स रेट ले नहीं सकता, पास ऑन नहीं कर सकता, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ लिया था। अब ये इसके जो क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल नंबर 3, taxpayer Padmavati is a saloon stylist who has opted for compulsion scheme for services, ठीक है, मतलब 2A वाली। एक ब्रांच दिल्ली में है, अदर ब्रांच गुड़गांव में है। टोटल टर्नओवर 45 लाख है पिछले साल का। इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 5 लाख है और 10 लाख है, ठीक है। 45 लाख टर्नओवर था, 45 लैक्स, तो क्या इस साल एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए? है, क्योंकि 50 लाख से कम है। इस साल टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 5 लाख और 10 लाख टर्नओवर। तो 5 लाख का 6% 30,000 और 10 लाख का 6% 60,000। टोटल टैक्स कितना भरना है? 17,000। नेक्स्ट, a photographer Champak has commenced providing photography services in Delhi from April this year. His turnover for various quarter to December is as follows, ठीक है। 20 लाख, 30 लाख, 20 लाख। टोटल टर्नओवर इस साल में कितना हो गया? 70 लाख। In the given case, since Champak has started the supply of services in the current financial year, his aggregate turnover in the preceding financial year is, तो क्या इस साल कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। 50 लाख, consequently in the current financial year he is eligible for composition scheme of services. He becomes eligible for registration where his aggregate turnover exceeds 20 लाख। 20 लाख तक तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ा उसको? जब उसका टर्नओवर कितना हुआ? 20 लाख। तो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको, पहले बताओ। 3 लाख। 30 लाख पे 6%, ठीक है, 30 लैक्स पे 6%, कितना आया? 1,80,000। अब देखो, ध्यान से सुनना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। जहां रजिस्ट्रेशन लिया उसने 1 जुलाई को, 30 सितंबर को जब मैं उसका टर्नओवर देख रहा हूँ, तब टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए 1 अप्रैल से गिनना है। तो टर्नओवर उसका कितना हो गया? 50 लाख। तो उसको कंपोजिशन स्कीम से ब्लैक मार के बाहर कर दूंगा मैं, लेकिन टैक्स तो लूंगा ना कंपोजिशन स्कीम का। कितने में लूंगा? 50 लाख का कि 30 लाख? 30 लाख। ये 20 को तो रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो 30 लाख का 6%, 1 लाख का कितना? अब 20 लाख पे कौन सा टैक्स लगेगा? नॉर्मल टैक्स 18%, ठीक है। ये लिखा है, पढ़ लेना। तो उसका एग्जांपल है ये।
ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। Mr. Ajay has a repair center registered under GST where electronic goods are repair service. He is not engaged in making any interstate supply of services. रिपेयर सेंटर राजस्थान में लोकेटेड है, पिछले साल का टर्नओवर 45 लाख है। क्या वो स्कीम नंबर 1 ऑप्ट कर सकता है क्या? क्या वो स्कीम नंबर 1 ऑप्ट कर सकता है क्या? नो सर। क्यों? सर्विस प्रोवाइडर है तो वो ऑप्ट नहीं कर सकता स्कीम नंबर 1। अब स्कीम नंबर 2 क्या ऑप्ट कर सकता है? 50 लाख से कम है तो ऑप्ट कर सकता है। कितना टैक्स पेबल आएगा उसका इस साल? इस साल का टर्नओवर 35 लाख रुपए। इस साल का टर्नओवर 35 लाख रुपीज का है। कितना टैक्स पेबल आएगा? हाँ, इस साल का टर्नओवर 35 लाख है। 2,10,000, 35 लाख का 6%। अब will your answer be different if Mr. Ajay procures few items required for providing repair services from neighboring state of Madhya Pradesh? No, sir. नहीं ले सकते, क्यों? कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। इनवर्ड सप्लाईज आर अलाउड, आउटवर्ड नहीं कर सकते दूसरे स्टेट में सप्लाई। समझ रहे हो? हमको बस इंटर स्टेट याद रहता है, हम नो लिख देते हैं। तो आउटवर्ड इंटर स्टेट रिस्ट्रिक्टेड है, इनवर्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी क्वेश्चन एक बार देख लेना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।